हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था कि कुछ राज्यों के लिए क्या विशेष उपबंध, पार्ट 21 में। ओके, आज हम बात करेंगे पंचायत की या स्थानीय सरकारों की, लोकल गवर्नमेंट की, जिसका प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, पार्ट 9 में। हालांकि मूल रूप से इसमें इसको संवैधानिक दर्जा संविधान में प्राप्त नहीं था, लेकिन क्या किया गया, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा क्या किया गया, पार्ट 9 को जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में और स्थानीय सरकार या पंचायतों की बात की गई या प्रोविजंस किया गया। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या किया गया, एक शेड्यूल्ड यानी कि एक अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची, जिसमें क्या है, पंचायतों के लिए 29 सब्जेक्ट्स कार्य करने का क्षेत्र निर्धारित किया गया। मतलब 29 विषय हैं जिन पर क्या है, पंचायतें क्या कर सकती हैं, कार्य कर सकती हैं। ठीक है, इसका अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो इसकी शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति से होगी। ठीक है, जब बलवंत राय मेहता समिति ने क्या किया, त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन का सुझाव दिया। हालांकि उससे भी पहले कुछ प्रयास ब्रिटिशर्स द्वारा भी किए गए थे। जैसे 1817 क्या है, लॉर्ड मेयो द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण या फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई थी। ठीक है, वो भी स्थानीय स्वशासन से ही रिलेटेड था। ओके, रिपोर्ट्स ऑन डिसेंट्रलाइजेशन की बात, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की बात 1907 में भी की गई, हॉब्स कॉप द्वारा, जो अध्यक्ष थे उसके। ठीक है, हालांकि और 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा भी कुछ प्रयास किए गए कि स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड लेकर, ठीक है, गांवों से और नगरों में भी। इसीलिए क्या है, लॉर्ड रिपन को सबसे पहले क्या उपाधि दी जाती है, स्थानीय स्वशासन का जनक, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। चार्ल्स मेडकाफ जो 1830 में ब्रिटिश ऑफिसर थे, अधिकारी थे, उन्होंने भी क्या कहा कि भारत में जो छोटे छोटे गांव हैं वो क्या हैं, गणतंत्र हैं। ठीक है, वो भी काफी प्रभावित थे गांवों के अपनी आर्थिक स्थिति, जो उनकी स्वावलंबन की स्थिति थी उससे। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि जो भारत के गांव है वो क्या है, अपने आप में एक छोटे छोटे गणतंत्र हैं। ओके, ये तो बात हो गई ब्रिटिशर्स के समय। और बात करेंगे हम जब कॉन्स्टिट्यूशन का गठन हुआ, संविधान का गठन हुआ है, संविधान सभा द्वारा लागू किया गया, तो पंचायतों के गठन की बात के लिए सिर्फ एक आर्टिकल दिया गया था। कौन सा आर्टिकल है वो, आर्टिकल 40। किसमें है, डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, कि राज्यों से अपेक्षा की गई क्या, कि वो क्या करेंगी, अपने राज्य में, क्षेत्र में पंचायतों का गठन करेंगी या कर सकेंगी, या उनके कार्य प्रणाली निर्धारित कर सकेंगी, उत्तरदायित्व निर्धारित कर सकेंगी, और कार्य संचालन की शक्ति भी क्या करेंगी, पंचायतों में निहित कर सकेंगी। इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए और गांधी जी के विचारों और आदर्शों को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार द्वारा शुरुआत की गई, किसकी, गठन किया गया, बलवंत राय मेहता समिति की। ठीक है, हम समिति के माध्यम से देखेंगे कि कैसे कैसे पंचायतों का क्या विकास हुआ ना, कब तक, 1992 तक, जब तक उसको क्या संवैधानिक दर्जा न दे दिया गया। ओके, तो आर्टिकल 40 को ध्यान में रखते हुए बलवंत राय मेहता समिति की गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति ने क्या सुझाव दिए, 1957 में गठन किया गया था। 1957 उनका क्या हुआ, अनुशंसाएं आई, सिफारिश आई। तो बलवंत राय मेहता समिति ने क्या बात की कि भारत में जो हैं गांवों को
या जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर क्या किया जाए, पंचायतों का गठन किया जाए। ग्राम स्तर पर बात की है किसकी, ग्राम पंचायत की अनुशंसा की उन्होंने, ओके। और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति की और जिला स्तर पर जिला परिषद की। हालांकि भारत के प्रत्येक राज्यों में त्रिस्तरीय प्रणाली अपनाई गई है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां एक स्तरीय प्रणाली है, 2 स्तरीय प्रणाली है, 3 के साथ साथ 4 स्तरीय प्रणाली है। 4 स्तरीय प्रणाली जैसे असम और त्रिपुरा में 4 स्तरीय प्रणाली है। 3 तो वही ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर, बाकी एक और स्वशासी जिला परिषद की जो गठन किया गया पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, वो भी क्या है, पंचायतों के अधीन ही आता है, जिसकी सारी शक्तियां कार्य किसमें निर्धारित की गई है, राज्यपाल में, ओके। मेघालय जैसा स्टेट है जहां पर क्या है, एक स्तरीय है, यानी कि वहां सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्वशासी जिला परिषद है, ओके। गोवा जैसा राज्य है जहां सिर्फ 2 परिषद हैं, ग्राम पंचायत और जिला परिषद। बीच का जो इकाई है ब्लॉक स्तर पंचायत समिति, वहां नहीं है। जम्मू कश्मीर जैसा राज्य है जहां क्या है, एक ही स्तर है पंचायत का, जिसे क्या कहते हैं, हल्का। कई वर्ड सुने होंगे हल्का, क्षेत्र की ही बात की जाती है, हल्का मतलब क्षेत्र ही, हल्का परिषद जम्मू कश्मीर में। तो ओके, ये संरचनाएं क्या है, राज्यों पर निर्धारित की गई हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने क्या की कि जो पंचायतों से रिलेटेड विशिष्ट जो उनके क्या थे, कार्य प्रणाली है, वो पंचायतों से रिलेटेड जो है राज्यों पर ही छोड़ा गया। उसके लिए केंद्र या उन्होंने अनुशंसा नहीं की। क्यों? क्योंकि वो स्थानीय है, अपने स्थानीय क्षेत्रों के अनुसार क्या करें राज्य, इन पंचायतों का गठन अपने अनुसार कर सकें, ठीक है। तो त्रिस्तरीय पंचायत में क्या होता है, क्या अनुशंसा की ग्राम स्तर पर बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति ने क्या किया, बलवंत राय मेहता 1957, ठीक है। ये 3 स्ट्रक्चर दिया था पंचायतों से रिलेटेड, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, ठीक है। उन्होंने अनुशंसा की ग्राम स्तर पर जो पंचायत गठित की जाएगी वो क्या होगी, जो इसके सदस्य चुने जाएंगे वो क्या होंगे, प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, ठीक है। प्रत्यक्ष यानी कि जनता द्वारा चुना जाएगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात की, ठीक है। यहां भी क्या है, इसके जो सदस्य हैं इन दोनों के, ये भी प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा ही चुने जाते हैं, ठीक है। देखिए उन्होंने जो अनुशंसा की कि अध्यक्ष भी यहाँ क्या है, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा ही चुना जाता है, ग्राम पंचायत अध्यक्ष, ठीक है। लेकिन ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर क्या है, अध्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, यानी सदस्यों में से क्या है, अपने में से अध्यक्ष को चुना जाता है, ठीक है। जैसे लोकसभा में क्या है, लोकसभा अध्यक्ष अपने सदस्यों में से चुने जाते हैं, सदस्य क्या है, जनता द्वारा चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या है, अपने में से ही चुने जाते हैं वोट देके। तो इन दोनों स्तरों पर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर क्या है, यानी पंचायत समिति और जिला परिषद पर अध्यक्ष जो चुना जाता है अपने सदस्यों में से ही एक को चुना जाता है, ठीक है। एक अनुशंसा उन्होंने ये की थी कि जो जिला परिषद का अध्यक्ष हो वह कौन हो, डीएम, जिलाधिकारी, ये उनकी अनुशंसा थी, ओके। लेकिन कई कई राज्यों में क्या है, कहीं पर ब्लॉक स्तर को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है और जिला परिषद को कम,
कई कई जिलों में क्या जिला परिषद को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है और ब्लॉक स्तर को कम शक्तिशाली कार्य करने में बनाया गया। ठीक है, तो इस हिसाब से ये राज्य डिसाइड करते हैं कि अध्यक्ष का जो चुनाव होगा वो सदस्य आपस में से चुनेंगे या उनका भी क्या है प्रत्यक्ष निर्वाचन हो सकता है। हालांकि ये जो प्रोविजंस अनुशंसाएं की गई थी बलवंत राय मेहता समिति, मोस्टली क्या है कि जिला परिषद का अध्यक्ष क्या डीएम या कलेक्टर ही होता है। ओके ठीक है, तो ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति है इसके क्या क्या काम करती है, नियोजन का और उसके विकास का कार्य सारा यही करती है। और जिला परिषद जो है सिर्फ पर्यवेक्षण करता है, सुपरवाइजरी काम करता है या समन्वयकारी कोऑर्डिनेशन का काम करता है, एडवाइजरी का काम करता है, सलाहकारी। ठीक है, यह अनुशंसाएं किसके द्वारा की गई, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। तो इस अनुशंसा को किसके द्वारा अनुमोदन दिया गया, एक परिषद का गठन किया गया था ना 6 अगस्त 1952 को। जो भारत में जितनी भी योजनाएं थी या योजना आयोग द्वारा जो भी कार्यक्रम बनाए जाते थे उनका अनुमोदन कौन करता है, एनडीसी। अभी तो मान लीजिए नीति आयोग है। ठीक है, तो एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा क्या किया गया, इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद में अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं। तो सबने मिलकर क्या किया, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को क्या किया, स्वीकार कर लिया। ठीक है, 1958 में। ओके देन फिर क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया, भारत के पहले पंचायत की शुरुआत कहां की गई, 2 अक्टूबर गांधी जी की जन्म दिवस पर 1959 में कहां शुरू किया गया, नागौर जिला कहां है, राजस्थान। ठीक है, तो श्री गणेश किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायतों का राजस्थान राज्य के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को। और सेकेंड शुरुआत जो की गई 1959 में ही आंध्र प्रदेश में। ठीक है, लेकिन जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, यानी जो इसके थ्रू संवैधानिक दर्जा देने की जो बात है और जो प्रोविजंस किए गए हैं, अभी हम देखेंगे आर्टिकल 243A से लेकर 243O तक, उसका अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, ये क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चंस पूछता है पीटी में या किसी एग्जाम में कि सबसे पहले पंचायत की शुरुआत कहां की गई, तो वो तो नागौर राजस्थान हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा था कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो कौन था, एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, सबसे पहले मध्य प्रदेश द्वारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू प्रोविजंस किए गए थे उसको अभिपालन या लागू कौन किया, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये हो गए बलवंत राय मेहता समिति। अगला हम पंचायतों के विकास क्रम में बात करेंगे दूसरी कमेटी की। कौन सी कमेटी इसके बाद आएगी, ये मान लीजिए फर्स्ट है, सेकंड आएगी कौन, अशोक मेहता। हाँ अशोक मेहता हमने पढ़ा है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक समिति और थी, सादिक अली समिति। ये भी पंचायतों से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, नाम जाने सादिक अली समिति 1964 में। ठीक है, पंचायतों से रिलेटेड है सादिक अली समिति, इसने भी सुझाव दिए पंचायतों से रिलेटेड अनुशंसाएं की हुई है। ठीक है, ये हो गया सेकंड। थर्ड बात करेंगे हम किसकी, अशोक मेहता समिति। ये कब आई, 1977, जब मोरारजी देसाई सरकार जनता पार्टी की केंद्र में आई था। ठीक है, अशोक मेहता समिति ने क्या की, क्या सुझाव दिया था, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, एक चरणी। इसने क्या किया,
बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय चरण पंचायतों की सिफारिश की थी। इसने 2 स्तरीय पंचायतों के गठन की बात की। ठीक है, एक जिला लेवल पर और एक मंडल पंचायत पर। गांवों की बात नहीं की इसने। एक जिला परिषद की और मंडल पंचायत की। मंडल पंचायत में क्या होता है, मंडल में क्या आते हैं, जैसे देख सुने होंगे मंडल, मंडलायुक्त होता है, कई जिलों को मिला के एक मंडल बनाया जाता है ना। ठीक है, इसी तरह से मंडल पंचायत की बात करें, यहां क्या हो जाएगा, कई गांवों को मिलाकर। ठीक है, मंडल पंचायत मतलब मंडल पंचायत और जिला पंचायत, जिला परिषद की इसने 2 बात की। मंडल पंचायत क्या था, गांवों का समूह। ठीक है, और ये गांव समूह बनाए जाएंगे कौन से, इसमें कम से कम जनसंख्या कितनी बात की थी इन्होंने, 15 से 20 हजार तक जनसंख्या हो, तो कई गांवों को मिलाकर क्या मंडल पंचायत बनाया जाए। ओके, अशोक मेहता समिति ने एक और सिफारिश की कि जो राज्य का मंत्रि परिषद है उसमें पंचायतों से रिलेटेड क्या किया जाए, एक मंत्री की नियुक्ति की जाए। स्टेट्स में देखेंगे एक पंचायती राज मंत्री भी होता है। ठीक है, यूपी में है, अदर स्टेट्स में भी होंगे। तो राज्य का जो मंत्रि परिषद है उसमें एक पंचायतों से मंत्री के पद के गठन की बात किसने की, अशोक मेहता समिति ने की। सबसे पहले अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की थी SC ST को क्या है, पंचायतों के चुनाव में क्या आरक्षण देने की। सिर्फ SC ST को भी, महिलाओं की बात नहीं की। महिलाओं की बात कौन करेगा, अभी नेक्स्ट आएगा समिति, हम बात करेंगे उसमें। तो SC ST को के लोगों को उनकी जनसंख्या, पंचायत में जनसंख्या के अनुसार, पूरे राज्य की जनसंख्या अनुसार नहीं, जो पंचायत बनाई जाएगी मिलाकर गांवों को, समूह को गठित करके, उसमें जनसंख्या के आधार पर क्या है, SC ST के लोगों को क्या किया जाए, आरक्षण दिया जाए चुनाव में। ठीक है, फिर सबसे पहले अशोक मेहता ने ही पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी। ठीक है, हालांकि संवैधानिक दर्जा किस समिति की अनुशंसा पर दी गई थी, LM सिंघवी 1986 में, लेकिन बात सबसे पहले किसने की थी, अशोक मेहता समिति ने। ओके, हालांकि इसकी सिफारिशों को क्या है, लागू नहीं किया जा सका, क्योंकि 78 तक आते आते क्या है, 78-79 तक राजे देसाई की सरकार गिर गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसके बाद अशोक मेहता समिति की बात। 4th नाम नहीं सुनेंगे, दांतवाला समिति। ठीक है, भाई दांतेवाला या दांतवाला समिति, ये भी पंचायतों से रिलेटेड है। दांतवाला समिति, ये भी कब आई, 1978 में। ओके, ये इसका गठन किया गया था जो पंचायतों का प्रखंड स्तर यानी कि ब्लॉक की बात, प्रखंड स्तर पर आयोजना के संबंध में अनुशंसाएं देने के लिए। ठीक है, प्लानिंग। ठीक है, तो दांतवाला समिति जो गठित की गई थी पंचायतों के जो प्रखंड स्तर पर आयोजना है उसके लिए 1978 में, काल क्रमानुसार मिलाने के लिए आ सकता है क्रॉनिकल रेंज में। ठीक है, यूपी PCS चाहे किसी PCS में। 5वीं बात की गई किसकी, हनुमंता राव समिति की। कौन समिति आई पंचायतों के विकास क्रम में, अगली समिति कौन सी है, हनुमंता राव। ठीक है, कब आई थी, 1984 में। ठीक है, इसका किस लिए गठित की गई थी, ये जिला स्तर पर जो आयोजना है उस पर सुझाव देने के लिए। ठीक है, हनुमंता राव समिति का गठन किया गया।
नेक्स्ट विकास क्रम में हम बात करें किसकी, किस समिति की, GV.K. राव समिति। कौन सी है, GV.K. राव। कब है ये, 1986 नहीं 85, एलएम सिंह 86 में, 1985 में। GV.K. राव समिति ने भी क्या की, 2 स्तरीय पंचायतों के गठन की बात की, जिला परिषद और पंचायती राज संस्था नाम दिया, दूसरे क्या नाम दिया, पंचायती राज संस्था। ठीक है। और GV.K. राव समिति गठित की गई थी किसने गठित की थी, जो पूर्व योजना आयोग था, अभी क्या है, नीति आयोग। पूर्व योजना आयोग ने इस समिति का क्या है, गठन किया था, GV.K. राव समिति को। ठीक है। इसने सुझाव दिया द्विस्तरीय पंचायतों का, द्विस्तरीय पंचायतें यानी कि जिला परिषद और पंचायती राज संस्था एक नाम से ग्राम स्तर पर। ठीक है। बीच का ये भी क्या है, खा गई थी ब्लॉक स्तर का। और इसमें सबसे मेन चीज, जिला आयुक्त नहीं, जिला विकास आयुक्त के पद का क्या किया, इसने सृजन करने की बात की थी। डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे क्या है, विकास भवन होता है एक, डिस्ट्रिक्ट के विकास के लिए सारी योजनाएं, तो उसका क्या बात की गई, जिला विकास आयुक्त, उसका जो चेयरमैन होता है वो जिला विकास आयुक्त होता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर होता है। ठीक है। इसने जिला विकास आयुक्त पद के सृजन की बात या सुझाव किसने दिया था, GV.K. राव समिति ने। ठीक है। द्विस्तरीय और जिला विकास आयुक्त समिति। नेक्स्ट जो पंचायत विकास क्रम अगली समिति का गठन किया गया वो कौन सा है, वो समिति जिसने क्या किया, जिसके सुझाव को माना गया और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देते हुए पार्ट 9 जोड़ा गया, एलएम सिंघवी 1986 में। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ चुका है कि एलएम सिंघवी की सिफारिश की अनुशंसाएं क्या है, अनुशंसा पर पंचायतों को क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, 1986 में। ठीक है। इसके सुझाव पर संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किए गए। ठीक है। इसने और सुझाव दिया था कि गैर दलीय आधार पर चुनाव होना चाहिए, दलों का इसमें क्या है, रोल नहीं होना चाहिए। दलों का यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका रोल पंचायतों में क्या है, नहीं होना चाहिए। इनका जो चुनाव होना चाहिए गैर दलीय आधार पर होना चाहिए। ओके। इसने क्या किया, न्याय पंचायतों के भी गठन की बात की, कई गांवों को मिलाकर, कई गांवों के समूह क्या है, एक मिलाकर न्याय पंचायत का गठन किया जाए। ठीक है। जस्टिस कोड ऑन पंचायत। ठीक है। न्याय पंचायतों गठन की बात एलएम सिंघवी समिति ने भी की थी। ओके। इसी को संस्था को लागू करने के लिए क्या है, 64वां संविधान संशोधन अधिनियम कौन लाया, राजीव गांधी 1989 में। ठीक है। पहला प्रयास था जब वैधानिक मान्यता देने के लिए क्या है, पहली बार 64वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा लाया गया। लोकसभा में पास होने के बावजूद भी क्या है, यह राज्यसभा में पास नहीं हो सका, इसलिए क्या है, यह अधिनियम या विधेयक 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगर राज्यसभा में पास नहीं होता कोई विधेयक, अगर लोकसभा में पेश किया जाता है तो क्या होता है, विधेयक समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो पहली बार प्रयास 1989 में किया गया राजीव गांधी सरकार द्वारा, जो पहली बार वैधानिक मान्यता देने से रिलेटेड। ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी, एलएम सिंघवी समिति 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है। प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव द्वारा। ओके। नेक्स्ट जो
समिति है वो कौन सी है? दो और समितियां हैं जिनकी बात करेंगे 88 की। पीके थुंगन समिति, पीके थुंगन 1988 और दूसरी पीके थुंगन के बाद गाडगिल, ठीक है, गाडगिल समिति। हम देख रहे हैं कि पंचायतों के विकास से रिलेटेड कितनी समितियों का गठन किया गया है? टोटल 9 समितियां हैं जिनका क्रम वाइज हमने क्या है देख रहे हैं। तो पीके थुंगन समिति ने क्या किया? सिफारिश दी, इसने भी संवैधानिक दर्जा देने की बात की। गाडगिल समिति ने भी संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी और अशोक मेहता आयोग ने भी की थी। लेकिन माना किसके गया था? एल.एम. सिंघवी की अनुशंसा मानी गई थी सारी, जो अनुशंसाएं की थी, ठीक है। और उसी की अनुशंसा के आधार पर क्या है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया गया, ठीक है। इसने भी बात है पीके गाडगिल समिति ने क्या की थी? SC/ST और महिलाओं की, जो हम बात कर रहे थे, अशोक मेहता ने SC/ST महिलाओं को आरक्षण देने की बात की थी लोगों को। लेकिन गाडगिल समिति ने क्या किया? SC/ST के साथ साथ महिलाओं को भी निर्वाचन में क्या किया? आरक्षण देने की बात की गई, ओके। और इसने एक बात की गाडगिल समिति ने क्या कि कार्यकाल जो है क्या है पंचायतों का कब तक रखा जाए? 5 वर्ष, ओके। तो ये सब हमारी समितियां हो गई पंचायतों के विकास क्रम से रिलेटेड, जिनका गठन समय समय पर क्या है गवर्नमेंट द्वारा, योजना आयोग द्वारा किया गया था, ठीक है। और एल.एम. सिंघवी समिति की अनुशंसा के आधार पर क्या किया गया? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पास किया गया और लागू कब किया हो गया ये अधिनियम? 24 अप्रैल 1993 में, ठीक है। 24 अप्रैल 1993 में क्या है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू कर दिया गया। अब हम संवैधानिक जो प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भाग 9 में किए गए हैं, उसको थ्रू आर्टिकल देखने समझने का प्रयास करते हैं या जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 243 और 243A से लेकर ओ तक बात की गई है पंचायतों से रिलेटेड। तो आर्टिकल 243 में कुछ नहीं है, इसमें परिभाषा बताई गई स्थानीय स्वशासन की, ओके। हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 243A। 243A क्या बात करता है? एक ग्राम सभा के गठन की बात करता है। तो ग्राम सभा का गठन कैसे होता है, किनसे मिलकर होता है? ग्राम सभा का गठन होता है उन सभी पंजीकृत मतदाताओं द्वारा जो उस क्षेत्र में क्या है निवास करते हैं। और पंजीकृत मतदाता कौन होगा? जिसकी आयु क्या है 18 वर्ष प्राप्त कर चुका हो, ठीक है। तो उस क्षेत्र में ग्राम सभा में क्या है जितने भी पंजीकृत मतदाता होते हैं उनसे मिलकर क्या है ग्राम सभा का गठन होता है। और ये भी क्या है राज्यसभा की तरह अस्थाई है, ये भी क्या है एक अस्थाई सभा है, ठीक है। कभी नहीं सुनने किसी गांव में क्या है कि ग्राम सभा भंग कर दी गई है, ग्राम सभा हमेशा रहती है। तो ग्राम सभा का गठन किससे होता है? पंजीकृत सभी मतदाताओं से मिलकर, और यह क्या एक अस्थाई सभा है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा? आर्टिकल 243B। इसमें बात की है क्या पंचायतों का गठन से। तो पंचायतों का गठन क्या है? पंचायतों का गठन हमने भी देखा बलवंत राय मेहता समिति वाला 3 स्तरीय है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। उसी की बात की गई किसमें? पंचायतों के गठन में बात की गई है, ठीक है। त्रिस्तरीय बात की गई है इसमें, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है 243C, इसमें संरचना की बात की गई है। संरचना यानी सदस्य का चुनाव से बात की गई कि जो पंचायत होगी
तीनों स्तर पर उनके सदस्यों का जो निर्वाचन होगा किसके द्वारा होगा? पंचायत के सभी लोगों द्वारा। और वो क्या, प्रत्यक्ष चुनाव किया जाएगा सदस्यों का। तीनों स्तरों पर प्रत्यक्ष चुनाव किया जाएगा। और अध्यक्ष और ग्राम स्तर पर क्या है, अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष होगा। ठीक है, लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुना जाएगा। ओके, अब बात करते हैं हम किसकी? सीटों का आरक्षण। तो 243D में क्या है, बात की गई है, जो सीटें होंगी किसी पंचायत में तीनों स्तर में, उनमें आरक्षण दिया जाएगा किसको? SC ST को उनकी उस पंचायत क्षेत्र में जो जनसंख्या है उसके आधार पर, उसके अनुपात पर SC ST को आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, बाकी जो अध्यक्ष पद का आरक्षण है वह कौन डिसाइड करेगा? उसमें आरक्षण देना है या नहीं देना है वह कौन डिसाइड करेगा? राज्य विधानमंडल। ठीक है, ये बात की गई है। और बात की गई कि जो कुल सीटें होंगी उस क्षेत्र में पंचायत में, उसमें महिलाओं को क्या है, 1/3, कुल सीटों का 1/3। ठीक है, कुल सीटों का 1/3 से कम नहीं होना चाहिए महिलाओं के लिए आरक्षण। ठीक है, तो कुल सीटों का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। इसमें SC ST की महिलाएं भी शामिल हैं। ओके, तो कुल सीटों का आरक्षण महिलाओं ने 1/3, इसमें SC ST जो आरक्षण दिया गया है जनसंख्या, वो महिलाएं भी क्या है इसमें शामिल की गई हैं। और अगर OBC को क्या है आरक्षण देना है तो वह डिसाइड कौन करेगा? OBC के लिए राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। तो प्रावधान कौन कर सकता है? राज्य विधानमंडल प्रदान कर सकता है OBC को आरक्षण देने के लिए। और जो ये आरक्षण होता है वो क्या होता है? चक्रानुक्रम में होता है। ठीक है, जैसे कोई सीट SC के लिए रिजर्व की गई, फिर अगली बार क्या किया गया OBC के लिए, फिर जनरल हो गया। तो ये क्रम ऐसे चलता रहता है। ठीक है, ये हो गई बात हमारा आर्टिकल 243D सीटों के आरक्षण की। नेक्स्ट जो आर्टिकल है 243E कार्यकाल। अभी हमने देखा कार्यकाल बात की थी गाडगिल ने कितने 5 वर्ष की, हालांकि सभी समितियों ने 5 वर्ष निर्धारित किया था। तो इसकी जो कार्यकाल होता अपने प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक, सेम जैसे लोकसभा का प्रथम अधिवेशन से लेकर क्या है 5 वर्ष तक की बात की गई है, वैसे ही सेम क्या है पंचायतों के लिए भी है। प्रथम अधिवेशन से उसके 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है। लेकिन अगर बीच में राज्य विधानमंडल द्वारा क्या किया जाता है, कानून के तहत, कानून के संगत, कानून के प्रारूप के अनुसार पंचायत को क्या कहता है, डिजॉल्व कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है। तो भंग कर दिया जाता है, भंग हो सकती है, राज्य विधानमंडल से भंग भी कर सकती है। तो ऐसे में क्या है, चुनाव क्या है 6 माह के अधीन 6 मंथ के अंदर क्या है चुनाव कराना अनिवार्य है। ओके, किसी कारणों से अगर भंग कर दिया जाता है तो अगर यह चुनाव जो चुनी हुई सर पंचायत आएगी वह प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष के लिए होगी, या जो बचा हुआ समय बच जाता है, मान लीजिए 5 वर्ष था, तीसरे साल ही भंग कर दिया गया, अभी 2 साल बचा है, तो जो चुनाव होगा वो बाकी प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष के लिए होगा या सिर्फ 2 वर्ष के लिए गठित होगी पंचायत? 2 वर्ष, सिर्फ 2 वर्ष के लिए ही गठित होती है। ठीक है इसमें। लेकिन लोकसभा के मैटर में क्या है, विधानसभा मैटर में क्या है, अगर 3 वर्ष में 2 वर्ष में भंग होती है तो फिर क्या है अगले 5 वर्ष के लिए होती है। तो यहां पर क्या है कि शेष अवधि जो बच जाती है भंग होने के बाद उसके लिए चुनाव होता है। लेकिन अगर यह कितना हो
4 वर्ष और 6 माह या 7 माह, कुछ भी हो सकता है। शेष अवधि अगर 6 माह बचा है तो निर्वाचन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक तो शेष अवधि के लिए गठित होगी जब 6 माह से ज्यादा समय होगा तब गठित होगा, निर्वाचन कराया जाएगा। 6 माह ज्यादा हो, 8, 10, 12, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, लेकिन 6 माह से कम है, अवधि बची हुई है, तो क्या है, निर्वाचन कराना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इसका कार्यकाल। निर्योग्यता, कौन से व्यक्ति सदस्य 243(5) के तहत क्या है, निर्योग्य माने जाएंगे? वे सदस्य क्या है, जिनकी आयु 21 वर्ष से कम होगी। तो पंचायतों के लिए जो आयु सीमा रखी गई है, कितनी रखी गई है, 21 ईयर्स। ठीक है, और विधानसभा के लिए 25, जो लोकसभा का है और राज्यसभा का है। ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए जो पंचायतों के लिए जो सदस्य चुनाव लड़ सकता है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 21 ईयर्स। पहला कंडीशन 21 ईयर्स से कम अगर है तो वो निर्योग्य होगा, मतलब वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ओके, फिर या राज्य विधानमंडल क्या करे, जो राज्य विधानमंडल के सदस्य बनने की अयोग्यता है, वही अयोग्यता क्या है, पंचायतों के सदस्यों के लिए भी है। लेकिन वहां पर क्या बात की गई थी कि 25 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। तो इस आधार पर क्या है कि 25 वर्ष वाला जो कॉन्सेप्ट है यहां लागू नहीं होता, यहां 21 वर्ष वाला लागू होता है। ये नहीं कि जो विधानसभा के लिए हमने जो निर्योग्यता या योग्यता की बात की है 243(f) में, इस आधार पर इसे निर्वाचित होने से रोका जाएगा कि यह क्या है, 25 वर्ष की आयु नहीं प्राप्त किया है। क्योंकि यहां पहले क्या मेंशन कर दिया गया है, 21 वर्ष आयु का व्यक्ति क्या है, जिसने प्राप्त कर ली है, वह पंचायत चुनाव लड़ सकता है, पंचायत सदस्य बन सकता है। ओके, तीसरा निर्योग्यता कि राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर कोई और प्रोविजंस किया जाए अयोग्यता से रिलेटेड। ओके, तो ये 3 मेनली निर्योग्यताएं की बात की है किसमें, 243(f) में। अब हम आगे चलते हैं 243(g) कार्य एवं शक्तियां। तो इसको कार्य एवं शक्तियां की बात किसमें की गई है, 11th शेड्यूल में, यानी अनुसूची में, जिसे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 73 1992। इसमें इसके लिए टोटल 29 विषय रखे गए हैं, क्या 29 कार्य कर सकती है। गांव का इमेजिन कीजिए, उसमें जितनी भी चीजें आपको दिखेंगी सारे काम क्या है, इससे रिलेटेड है। इसके अलावा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का भी सब्जेक्ट भी क्या है, 29 विषय में है। व्यावसायिक शिक्षा का कार्य भी क्या है, इससे रिलेटेड है 29 में। ओके, पुस्तकालय का भी गठन कर, पुस्तकालय का भी क्या गठन पंचायतों का कार्य है। नदी तालाब का तटबंध बनाना, पशुपालन, मत्स्य पालन, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, इसके कार्य एवं शक्तियों के अधीन आते हैं। विद्युत का संवितरण करना। ओके, ग्राम पंचायत का काम है कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, SC ST के लोग, उनके लिए क्या है, कार्य करना। लोगों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाना। तो ये सब जितने भी काम आपको दिख रहे हैं गांव के परिप्रेक्ष्य में, इमेजिन करिए, तो वो सारे कार्य क्या है 243(g) में है। नया उसमें वही मान सकते हैं आप, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का काम भी कौन करता है, पंचायतों द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें किसमें, आर्टिकल 243(h). हालांकि कार्य तो पूछता नहीं है PCS विशेष में, IAS में पूछ सकता है, UPSC में कौन कौन से कार्य हैं या नहीं है। 243(h) जितने भी सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं, इस पे कर अधिरोपण की शक्ति क्या है, पंचायतों को दी गई। जैसे नदियों पर पुल बनाए जाते हैं, सड़कें बनाई जाती हैं, ठीक है,
उनको पार करने से पहले क्या है, फीस शुल्क कर लगाए जा सकते हैं। ओके, तो कर अधिरोपण की शक्ति दी गई, लेकिन ये क्या है, बहुत ही लिमिटेड है। इनसे क्या है, इनका वित्तीय जो जरूरत है वो पूरी नहीं होती है। इनकी वित्तीय जरूरत कहाँ से होती है, जो केंद्र द्वारा वित्त आयोग अनुशंसाएं की जाती हैं वहां से धन प्राप्त होता है, अनुदान मिलता है। राज्यों द्वारा जो कर्ज, इनको कर्ज दिया जाता है पंचायतों को, राज्य विधानमंडल द्वारा अनुदान दिया जाता है, तब इसके क्या है, कार्य पूरे होते हैं, वित्तीय कार्य। ठीक है, तो ये होगा 243H कर अधिरोपण शक्ति। नेक्स्ट जो हमारा है 243I। 243I में बात की है किसकी, राज्य वित्त आयोग के गठन की। जो वित्तीय चीजों पर जो नजर रखना, क्या राज्य वित्त आयोग या आवंटन। तो बात की गई थी कि इस संविधान संशोधन के 1 वर्ष के भीतर और 5 वर्ष पर, प्रत्येक 5 वर्ष पर क्या किया जाएगा, किसके द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, गवर्नर द्वारा। ठीक है, सेंटर लेवल पर कौन करता है वित्त आयोग का गठन, राष्ट्रपति। और यहां पर क्या है कि प्रत्येक 5 वर्ष पर गवर्नर द्वारा क्या है, वित्तीय आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का काम क्या है, जो वित्तीय स्थिति है पंचायतों का, फाइनेंशियल स्टेट जो उनका है पंचायतों का, उसका क्या करता है, ये पुनरावलोकन करता है। वित्तीय स्थिति कैसे सुदृढ़ हो पंचायतों का, स्थानीय सरकार का, ये काम किसके द्वारा देखा जाता है, राज्य वित्त आयोग द्वारा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं आर्टिकल 243J पर। जो भी लेखा तैयार किया जाता है पंचायतों का स्थानीय सरकार द्वारा, पंचायत द्वारा, उनका जो ऑडिटिंग भी की जाती है। ठीक है, राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्य सरकार द्वारा क्या है, एक पदाधिकारी नियुक्त किया जाएगा, वो क्या करता है, इनके लेखाओं का ऑडिटिंग करता है। ठीक है, ऑडिटिंग का कार्य 243J बात की गई किसमें, पार्ट 9 में। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है राज्य निर्वाचन आयोग। तो 243K के तहत क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बात की गई है। तो इनके जो पंचायतों का जो चुनाव है, निर्वाचन है, उसका अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, कंट्रोल, डायरेक्शन, ठीक है, एग्जामिन कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है निर्वाचन। ठीक है, और भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा क्या कराया जाता है, राज्य विधानसभा के चुनाव कराए जाते हैं। ठीक है, लेकिन पंचायतों का जो चुनाव है किसकी देखरेख में होता है, राज्य निर्वाचन आयोग के। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल 243L। क्या है कि संघीय क्षेत्रों पर लागू होना, जो प्रोविजंस किए गए हैं पंचायतों के 73 अमेंडमेंट 1992 द्वारा, संघीय क्षेत्रों पर लागू होंगे या नहीं, या कौन निर्धारित करेगा, राष्ट्रपति, या कुछ संशोधन के साथ लागू होंगे या सेम वैसे ही लागू होंगे, या कौन निर्धारण करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इन सबों में कोई खास मैटर नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम किसमें, 243N, यह हमने छोड़ दिया है कि कई क्षेत्रों पर इस भाग का लागू ना होना बात की गई है 243M पर। तो 243N क्या है, जो 1903 से पहले जो भी कानून पंचायतों से रिलेटेड थे, एग्जिस्ट कर रहे थे, वो भी क्या है, आगे भी जारी रहेंगे, ऐसा प्रोविजन किया गया किसमें, 243N में। भाई संवैधानिक दर्जा तो 93 में दिया गया ना, उसके पहले पंचायतें कार्य तो कर ही रही थी। जैसा हमने देखा 2 अक्टूबर 1959 में नागौर में हो गया पंचायतों का गठन, शुरुआत की गई पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, आंध्र प्रदेश में किया गया। ऐसे कई राज्यों में क्या है, कई स्तरीय या 4 स्तरीय, 2 स्तरीय हमने देखा भी। तो इनके लिए भी तो कानून थे, जो कानून थे वो क्या थे, आगे भी जारी रहेंगे, इसकी बात की गई 243N में। और लास्ट हम बात करेंगे आर्टिकल 243O की। ठीक है, तो 243 में बात की गई जो चुनावों से रिलेटेड मामले हैं, इस पर क्या है, न्यायपालिका का हस्तक्षेप पर क्या क्या है, प्रतिबंध लगाया गया है। ओके, जो सीटों का आवंटन किया जाता है प्रत्येक पंचायत में निर्वाचन से रिलेटेड,
उस पर क्या है, न्यायालयों का हस्तक्षेप का क्या गया, प्रतिबंध लगाया गया है। ओके, लास्ट बात करते हैं हम पेशा। पेशा क्या, पेशा पंचायत एक्सटेंशन ऑन शेड्यूल्ड एरिया, जो पंचायत का विस्तार है अनुसूचित क्षेत्रों पर, ठीक है, वह भाग 9 ये जो प्रोविजंस किए गए हैं लागू होंगे या नहीं लागू होंगे, वह कौन डिसाइड करेगा पेशा के मैटर में। पेशा कब आया था, अधिनियम लाया गया 1996 में। तो अनुसूचित क्षेत्रों पर ये प्रोविजंस लागू होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, संसद, ठीक है। कुछ अपवादों और संशोधन के साथ क्या है, संसद लागू कर सकती है। टोटल 10 स्टेट्स ऐसे अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो 10 स्टेट्स ऐसे हैं जो क्या है, पेशा के तहत अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। और इन पर ये जो पंचायतों से रिलेटेड संवैधानिक कानून है वह लागू होगा या नहीं लागू होगा, या संशोधन के साथ लागू होगा या कुछ अपवादों के साथ लागू होगा, यह कौन डिसाइड करता है, संसद द्वारा। तो क्वेश्चन है एक कि संविधान के अंदर संविधान, यानी संविधान के भीतर संविधान किसे संज्ञा दी गई है। कुछ लोग 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी क्या है, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी काफी बड़ा है। लेकिन पेशा को क्या कहा जाता है, इस एक्ट को पंचायत एक्सटेंशन ऑन शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट को क्या है, संविधान के भीतर संविधान, इनके लिए क्या स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं, ठीक है, 10 राज्यों में जो मैंने बात की। तो इसका उद्देश्य क्या था, जो इस क्षेत्र में एसटी जनसंख्या है, अनुसूचित क्षेत्र की जनसंख्या है, उनका जो अपना स्वशासन है क्या है, बना रहे, वो प्रभावित ना हो, ठीक है। इसलिए पेशा एक्ट लाया गया, जिस रीति रिवाज से वह रह रहे हैं वो प्रभावित ना हो, ठीक है। या एसटी की आवश्यकताओं के अनुरूप क्या है, कार्य किया जा सके, इसलिए पेशा एक्ट लाया गया, जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, ठीक है। ग्राम प्रशासन इनके लिए क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों के एसटी के लिए स्थापित किया जा सके, ग्राम सभा का गठन किया जा सके अलग से, इसलिए ये क्या है, एक्ट लाया गया। ओके, और इस समुदाय के जो एसटी समुदाय के जो इनकी परंपरा है, संस्कृति है, रीति रिवाज है, उनको सुरक्षित रखने के लिए क्या पेशा एक्ट लाया गया। अगर इस प्रोविजंस को लागू कर दिया जाए इन क्षेत्रों में, तो बहुत सी चीजें क्या है, प्रभावित होंगी। ओके, तो इन सब चीजों को देखते हुए क्या पेशा एक्ट 1996 में लाया गया, जिसे संविधान के भीतर संविधान कहते हैं। ओके, तो लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड हमने जो फर्स्ट पार्ट था पंचायतें, आज हमने डिस्कस कर ली। कल की क्लास में लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड 9th ए की बात करेंगे, जो क्या शहरी स्थानीय सरकार की बात करता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।